नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात हो रही है उस मुद्दे की जिसे लेकर के राजनीति काफी ज्यादा गरमाई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पूरा विपक्ष वो मुद्दा उठा रहा है जिसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी आलोचनाओं का सामना कर रही है। जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से लगातार विपक्ष बीजेपी को घेरने का काम कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सरकार ने गांधी जयंती के खास मौके पर अपना रिपोर्ट कार्ड यानी कि कास्ट सर्वे का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जारी कर दिया और उसके बाद से ही अब विपक्ष मांग कर रहा है कि जातीय जनगणना कराई जाए। ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना कराएगी? ये सवाल बहुत बड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि इस मांग को विपक्ष लगातार उठाता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार बीजेपी जातीय जनगणना पर खामोश क्यों है। दरअसल आपको बता दें कि कल कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ के दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सीधे सीधे प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी को घेरने का काम किया। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था जातीय जनगणना का, किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है, सुनिए जरा। और अडानी जी जिसका जिक्र आपने किया, बड़े बड़े उद्योगपति कितना कमाते हैं बताओ? 1600 करोड़ रुपए एक दिन में एक आदमी कमा रहा है। 1600 करोड़ रुपए एक दिन में वो कमा रहा है। 27 रुपए आप कमा रहे हैं। आपकी संपत्ति उसको दी जाती है, जब आपका नंबर आता है तो कहते हैं पैसा नहीं है। ये सरकार चल रही है इस देश में। आप क्या अपने प्रदेश में भी ऐसी सरकार चाहते हैं? क्या आप अपने प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री को लाएंगे जो सबसे पहले अपने लिए सारी संपत्ति बटोरने का काम करेगा और आपके हाथों में कुछ नहीं देगा? भाजपा की सरकारें जो हैं अमीरों के लिए चलती हैं। इसमें गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। चाहे पेंशन की बात करें, चाहे आप जाति जनगणना की बात करें, मौन हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज्बात जुड़े हैं। लेकिन जब सही बात आती है जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। बिहार में आपने देखा है, बिहार में आंकड़े आपने देखे हैं। 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े पोस्ट में, बड़े बड़े अधिकारियों के जहां जहां सत्ता है, वहां क्या 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं? जवाब दीजिए, हैं? क्या उनका अधिकार नहीं है? तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। देखिए, जब आपकी काम की बात होती है ये लोग मौन हो जाते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा आपका ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जितनी महंगाई इस देश में बढ़ाई है वो मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हैं वो बहुत अच्छी तरह समझती हैं, क्योंकि पूरे समाज परिवार का बोझ उठाती हैं। आप चाहती हैं कि आपके बच्चे बड़े हों, पढ़े लिखें, जब आप स्कूल की फीस भरने तो देखा आपने और सुना भी। दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा से पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का काम
कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी लगातार दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़, तो कभी मध्य प्रदेश, और इसी सिलसिले के दौरान वो कई बार जातीय जनगणना का मुद्दा उठा चुके हैं। आखिरकार क्यों बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है, इसे लेकर राहुल गांधी का आखिरकार क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। मैंने आंकड़े देखे और मैं हैरान हो गया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी में ओबीसी के एमएलए और एमपी हैं। सबसे पहले कांग्रेस के तीन चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं, ये याद रखिए आप। हमारी 4 सरकारें हैं, 3 हमारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरी बात, आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में चले जाइए और बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए, एमपी से पूछ लीजिए, आपसे कुछ पूछा जाता है क्या? जब कानून बनाए जाते हैं आपसे कुछ पूछा जाता है? आपको कहेंगे भैया हमारे से कुछ कोई नहीं पूछता। कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं, कानून अफसर बनाते हैं, कानून बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं बनाते। सच्चाई भाइयों और बहनों एक और है। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। 90 लोग ये कानून बनाते हैं, ये निर्णय लेते हैं पैसा किधर जाएगा, कितना पैसा कहां जाता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बीजेपी के 10 साल से सरकार है, 90 अफसर सेक्रेटरी हिंदुस्तान को चलाते हैं। मैं हिंदुस्तान के सब ओबीसी से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपकी भागीदारी है हिंदुस्तान की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में। आप मुझे बता दो, इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं? ओबीसी की आबादी कितनी है पहले यह बताओ। कितनी आबादी है ओबीसी की हिंदुस्तान में? देखो, कोई जवाब नहीं दे सकता, कोई जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। भाइयों और बहनों, लगभग ओबीसी भाइयों की, बहनों की 50% आबादी है हिंदुस्तान में। तो देखा आपने और सुना भी। आपको बता दें कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी लगातार जातीय जनगणना की मांग करती हुई नजर आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किस तरह से जातीय जनगणना के मुद्दे पर सीधे सीधे मोदी सरकार को घेरने का काम कर दिया है, सुने जरा। तो मोरारजी देसाई जी के समय में आया था और कांग्रेस ने विरोध किया, लागू हुआ। तो वीपी सिंह जी की सरकार के समय में हुआ था, कांग्रेस ने विरोध किया। अगर किसी ने किया है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए, तो प्रधानमंत्री जी ने किया है, जहां 60% मंत्रिमंडल के सदस्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आते हैं प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में। कदम उठाया है तो आरक्षण देने का काम 27% प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये क्या चाहते हैं? चुनाव के उत्सव में पूरे देश में नया विषय उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कार्यकाल की बात करें कि क्या उन्होंने किया है। 65 वर्ष राज किया इस देश में, क्या किया पिछड़े वर्गों के लिए। और कोरोना काल को अगर आप निकाल दो तो 15 महीनों की ये सरकार, कोरोना काल के बाद भारतीय जनता पार्टी को सरकार में केवल 15 से 18 महीने मिले। 2020 से 2000 मान लो आप 22 के जनवरी तक
कोरोना का ही वातावरण संपूर्ण विश्व में था। 15 से 16 महीने भारतीय जनता पार्टी को मिली है और मैं चाहूंगा कि आप लोग स्वयं विश्लेषण कर लो। आप लोग बुद्धिजीवी हो, आप लोग एक में से एक मेरा मीडिया का भाई और बंधु, 1000 लोगों के समान कम से कम है और आप स्वयं मूल्यांकन करो कि 15 महीने में क्या अकाल विकास और प्रगति की समूचे मध्य प्रदेश में और ग्वालियर चंबल में रही। छिंदवाड़ा के अलावा कहीं प्रगति नहीं हो रही थी और इन 18 महीनों में क्या विकास और प्रगति की छड़ी प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह जी ने दोनों मिलकर मध्य प्रदेश के लिए और ग्वालियर चंबल के लिए, अब 3 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी आए थे, 19,000 करोड़ रुपए के कार्य देखे गए। उसके पहले हर बार शिवराज सिंह जी और हम आए हैं तो कुछ न कुछ नई सौगात लेकर आपके समक्ष आए। हम तो देखा आपने और सुना भी। दर्शकों, सवाल लगातार यही बन रहा है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर जिस तरह से विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में बीजेपी भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर सीधे सीधे विपक्ष पर हमला बोल रही है। विपक्ष को लेकर के बीजेपी का दावा है कि जहां एक ओर बीजेपी पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी या फिर आरएसएस संगठन धर्म की राजनीति करते हैं, तो ऐसे में बीजेपी का कहना है कि अब विपक्ष भी तो जाति की राजनीति कर रहा है, जाति के नाम पर वोट बैंक हासिल करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। सवाल लगातार यही उठ रहा है कि क्या वाकई में इसमें कामयाबी भी मिल पाएगी या नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा है। और इसी कड़ी में कांग्रेस को धोखा देते हुए बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरह से जातीय जनगणना पर सीधे सीधे विपक्ष को घेरने का काम किया, सुनिए जरा। सबसे पहले मैं देश को और बिहार को, जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का, हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है, प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी
लगातार लगे रहें कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं, और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है। आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC/ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग है, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में एक सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया, तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है, लेकिन ये होना चाहिए। जब भी सेंसस हो हमारा ये मांग होगा और इंडिया अलायंस का भी ये मांग रहा है, प्रमुख मांग रहा है कि देश भर में जातीय जनगणना जो है वो कराया जाए। पर सवाल उठ रहा है रिपोर्ट कार्ड जारी होने के बाद भी वो सब पता चल जाएगा, वो धीरे धीरे आगे अभी मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है ना भाई, सब पार्टी के लोगों को बुलाया जाएगा। नहीं, भाजपा सुबह में भाई जो लोग भी गए थे उन लोगों की बात होगी तो विस्तार से हम लोग और भाजपा तो देखा आपने और सुना भी। अब देखिए जिस तरीके से जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक बार फिर से एनडीए और इंडिया के बीच तगड़ी जुबानी जंग देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जातीय जनगणना क्या वाकई में होनी चाहिए, क्या हो पाएगी? ये दो अहम सवाल हैं। 2024 से पहले क्या जातीय जनगणना पूरी तरह से हो पाएगी या नहीं? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।